सत्ताधारी पार्टी का इतना बड़ा नेता कह रहा है कि फर्जी है सिर्फ 6 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बारे में, तो बाकी 543 का क्या हाल होगा? बाकी 536 कॉन्स्टिट्यूएंसीज का क्या हाल होगा? इसका मतलब यह है कि क्या एक बहुत बड़ा स्कैम इस वोटर लिस्ट में चल रहा था, जिसकी जानकारी अनुराग ठाकुर को थी और उन्होंने 6 दिन के अंदर उसका पता लगा लिया। और अगर नहीं तो क्यों ना यह माना जाए कि जो चुनाव 2024 का चुनाव था उसमें गड़बड़ी थी? क्यों ना माना? ये तो मैं अनुराग ठाकुर के तर्क के आधार पर कह रहा हूं इस बारे में। बढ़ाने की कोशिश थी, बरगलाने की कोशिश थी 100%। और ये इन तीनों चुनाव आयुक्तों के बस की बात नहीं है। इसके पीछे जरूर कोई बड़ी ताकत है जिसकी वजह से आपने ओपी रावत जी की बात सुनी। मतलब मैं उनकी तारीफ करता हूं, मैं उनको आई रियली सलूट हिम। कितनी बेबाकी के साथ उन्होंने कहा 10 मिनट का काम था महादेवपुरा के अंदर और आप कानून का उल्लंघन करके वो बात कर रहे हैं। और 20(3)(b) का जो जिक्र उन्होंने किया और उसका फ्लेग्रेंट वायलेशन इलेक्शन कमीशन कर रहा है। तीनों, और मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि ये तीनों IAS ऑफिसर्स रहे हैं, 3 घंटे का एग्जाम देकर वहां पर आए हैं, कॉम्पिटेंट लोग होंगे। आई रिफ्यूज टू बिलीव इट कि ये इग्नोरेंट होंगे, इनको कानून की जानकारी नहीं होगी। अच्छा सर, आप ये बता दीजिए ना, मैं गोपाल कृष्ण अग्रवाल तो नहीं बता पाए, हालांकि बहुत शानदार प्रवक्ता है। ये 6 महीने में कांग्रेस को मिला डेटा महादेवपुरा का, 6 दिन में अनुराग ठाकुर को 6 कॉन्स्टिट्यूएंसीज का डेटा कैसे मिला? देखिए, मुझे अब ये अपने आप में रहस्य का सवाल है कि अगर कांग्रेस पार्टी, इसका मतलब यह है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से उनको वो डेटा प्रोवाइड कराया गया, अन्यथा अगर प्रोवाइड नहीं कराया गया है तो फिर अनुराग ठाकुर अपने बल पर नहीं कर सकते हैं। या तो अनुराग ठाकुर झूठ बोल रहे हैं या फिर चुनाव आयोग को इस पर जवाब देना चाहिए कि क्या उन्होंने प्रोवाइड कराया। अगर उन्होंने प्रोवाइड नहीं कराया तो फिजिकली इम्पॉसिबल है इनके लिए कि आप 6 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बारे में इतनी जानकारी। चुनाव आयोग जो इतना प्रोएक्टिव था कि भाई हलफनामा दे, ये क्रिमिनल रिकॉर्ड है, ये आपराधिक सबूत है, वैसा ही आपराधिक सबूत अनुराग ठाकुर ने रख दिया। आज अभी तक 36 घंटे बीतने के बाद भी कोई हलफनामे की डिमांड नहीं आई उनसे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि या तो इलेक्शन कमीशन का ये ऑटोनॉमी का सवाल तो छोड़ दीजिए, इनके पीछे कोई बहुत बड़ी ताकत है जिसके इशारे पे ये सारा काम हो रहा है। और ये मैं कॉन्स्पिरेसी थियरी में कभी भी यकीन नहीं करता हूं, लेकिन अब मुझे इस पे पूरी तरीके से संदेह हो रहा है कि जरूर इसके पीछे कोई बड़ा खेल है, कोई बड़ा राज है। अन्यथा इलेक्शन कमीशन, मैं तो इलेक्शन कमीशन को तब से जानता जब TN सेशन थे, जब MS गिल हुआ करते थे, जब जेम्स माइकल लिंगडो हुआ करते थे, और क्या इम्पेकेबल लोग थे वो सब। और मुझे गर्व है कि मैंने उस वक्त इलेक्शन कमीशन को कहा, जिस तरीके से लिंगडो साहब को डिमीन करने की कोशिश की गई थी गुजरात चुनाव के दौरान, और ही डिड नॉट बज इवन फॉर अ सेकंड। सर मैं ये वी नीड सच ऑफिसर्स, वी नीड ऑफिसर्स लाइक ओपी रावत। सर मैं ओपी रावत के लिए कमेंडेबल जॉब ही हैज। तो रिटायरमेंट के बाद वो कितनी ईमानदारी से। मैं बस आखिरी सवाल आपसे ये पूछ रही हूँ कि भाई हमने 2024 के पूरे इलेक्शन को रेग्ड इलेक्शन बता दिया, क्योंकि अनुराग ठाकुर 6 क्षेत्रों का निकाल रहा है, फर्जी वोटर्स हैं। देखिए, ये कहां तक लड़ाई जाती हुई दिखेगी, वहां तक पहुंचती है क्या ये कि नल एंड वॉइड हो जाएगा 2024? क्या होता है जब कुछ लोग अपने आप को मोर लॉयल देन द किंग करते हैं तो किंग को ही फंसा देते हैं। अनुराग ठाकुर ने अपने ही किंग को फंसा दिया है। अब या तो इलेक्शन कमीशन ये कहे कि भाई जब एक सत्ताधारी पार्टी का इतना बड़ा नेता कह रहा है कि फर्जी है सिर्फ 6 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बारे में, तो बाकी 543 का क्या हाल होगा? बाकी 536 कॉन्स्टिट्यूएंसीज का क्या हाल होगा? इसका मतलब यह है कि क्या एक बहुत बड़ा स्कैम इस वोटर लिस्ट में चल रहा था, जिसकी जानकारी अनुराग ठाकुर को थी और उन्होंने 6 दिन के अंदर उसका पता लगा लिया। और अगर नहीं तो क्यों ना यह माना जाए कि जो चुनाव 2024 का चुनाव था उसमें गड़बड़ी थी? क्यों ना माना? ये तो मैं अनुराग ठाकुर के तर्क के आधार पर कह रहा हूं इस बारे में।